70वीं बीपीएससी का परिणाम आने के बाद एक सवाल बहुत तेजी से हमारे सामने उठ के आ रहा है, क्या इस बार हिंदी माध्यम के छात्रों की संख्या सच में बहुत कम हो गई? और अगर ऐसा हुआ है तो क्या यह सिर्फ छात्रों की तैयारी की कमजोरी है या फिर मूल्यांकन प्रणाली के अंदर कोई ऐसी स्ट्रक्चरल समस्या है जिसका असर हिंदी माध्यम पे ज्यादा पड़ा? आज हम इस मुद्दे को भावनात्मक नारेबाजी से नहीं बल्कि बिल्कुल कानूनी, तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। हम मुख्य 4 तकनीकी बातों पे ध्यान देंगे, आखिर किन कारणों से हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम हुआ, और हम ये भी जानेंगे कि बीपीएससी में कॉपियों का मूल्यांकन कैसे होता है, उसमें भाषा से जुड़ा हिडन एजम्पशन क्या है। दूसरा, जब हिंदी और अंग्रेजी उत्तर पुस्तिकाओं को भाषा के आधार पर अलग नहीं किया जाता तो ये निष्पक्षता का सवाल क्यों उठता है। तीसरा, निबंध के अंकों में 69वीं और 70वीं के बीच में क्या बदलाव हुए हैं। और चौथा, शीर्ष अदालतों ने ऐसे भाषा माध्यम और मूल्यांकन से जुड़े मामलों में क्या सिद्धांत अपनाए हैं। खास करके हम बात करेंगे तेलंगाना हाईकोर्ट के सिमिलर सिविल सर्विसेज केस में सेम इश्यूज पे क्या जजमेंट आया था। और सबसे पहले एक छोटा डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है, अभी सार्वजनिक रूप से बीपीएससी ने ऐसा कोई ऑफिशियल मीडियम वाइज डेटा जारी नहीं किया है जिससे साफ साफ साबित हो जाए कि 70वीं बीपीएससी में हिंदी माध्यम से कितने उम्मीदवार बैठे, कितने मुख्य परीक्षा में सफल हुए, कितने साक्षात्कार तक पहुंचे और कितने फाइनल सेलेक्ट हुए। इसलिए यह कहना कि हिंदी माध्यम के साथ भेदभाव सिद्ध हो गया है अभी कानूनी रूप से सही नहीं होगा। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि 69वीं बीपीएससी में हिंदी माध्यम की उपस्थिति बहुत मजबूत थी। टॉपर हिंदी माध्यम से था, टॉप रैंक्स में हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों की अच्छी चर्चा थी। फिर 70वीं में अचानक हिंदी माध्यम की उपस्थिति कम दिखने लगी तो सवाल उठना बिल्कुल जायज है। यह वीडियो किसी व्यक्ति, परीक्षक या आयोग पर व्यक्तिगत आरोप लगाने के लिए नहीं है। यह वीडियो एक सिस्टम लेवल क्वेश्चन पूछने के लिए है, क्या बीपीएससी की मूल्यांकन प्रणाली हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों को वास्तविक रूप से बराबरी से इवैल्यूएट कर पा रही है नहीं। अब इस मुद्दे को सबसे सरल तरीके से समझते हैं। आमतौर पर एक सामान्य छात्र या अभिभावक यह सोचता है कि मुख्य परीक्षा में उम्मीदवार की पूरी कॉपी एक ही परीक्षक जांचता होगा। मतलब किसी कैंडिडेट ने जनरल स्टडीज का पूरा पेपर लिखा तो उसकी उत्तर पुस्तिका एक एग्जामिनर ने पढ़ी होगी और उसी ने मार्क्स दिए होंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में कई बार व्यवस्था इससे अलग भी होती है, जो व्यवस्था अभी एट प्रेजेंट बीपीएससी का अंदर है। मूल्यांकन क्वेश्चन वाइज होता है। इसका मतलब यह है कि एक पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे आंसर्स एक ही एग्जामिनर चेक करेगा, क्वेश्चन नंबर 2 के जो भी आंसर्स हैं वो दूसरा एग्जामिनर चेक करेगा, क्वेश्चन नंबर 3 कोई और चेक कर रहा होगा। इस तरह अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग एग्जामिनर के द्वारा चेक की जा रहे हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 एग्जामिनर। सो पहली नजर में यह व्यवस्था बहुत सही लगती है, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन को एक ही एग्जामिनर चेक करेगा तो उस क्वेश्चन के लिए सभी कैंडिडेट्स को लगभग एक जैसा इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड मिलेगा। लेकिन इसकी समस्या भी यही शुरू होती है। सवाल यह है कि क्या इन आंसर स्क्रिप्ट्स को भाषा के आधार पर अलग किया जाता है, यानी क्या हिंदी में लिखी हुई सारी उत्तर पुस्तिकाएं अलग रखकर ऐसे एग्जामिनर को दी जाती हैं जो विशेष रूप से हिंदी माध्यम के एकेडमिक आंसर इवैल्यूएशन में दक्ष हों? क्या अंग्रेजी में लिखी उत्तर पुस्तिका अलग रखकर अंग्रेजी माध्यम के एग्जामिनर को दी जाती हैं? और खास करके 70वीं बीपीएससी में इस तरह कोई प्रावधान नहीं था जहां पे आंसर स्क्रिप्ट को सेग्रीगेट करके हिंदी वाले को हिंदी एग्जामिनर के पास में और इंग्लिश वाले को इंग्लिश एग्जामिनर के पास भेजा जाए। दिस इज अ वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। जी मैं आपको जो बता रहा हूं, दिस इज वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन कि एक ही एग्जामिनर बिना लैंग्वेज को सेग्रीगेट किए हुए, लैंग्वेज के बेसिस पे कॉपी को, स्क्रिप्ट को सेग्रीगेट किए हुए एक ही एग्जामिनर को दोनों तरह की कॉपी चेक करने के लिए दी जा रही थी। हिंदी जैसे कोई एक एग्जामिनर वो हिंदी का भी आंसर चेक कर रहा है और इंग्लिश का भी आंसर चेक कर रहा है, और जैसे 2 क्वेश्चन इसने लगातार हिंदी में चेक किए, फिर इंग्लिश में किया, फिर हिंदी में किया, फिर इंग्लिश में किया। सो बात यह है कि कोई एग्जामिनर हिंदी पढ़ सकता है, हिंदी समझ सकता है, लेकिन क्या वह हिंदी में लिखे हुए प्रशासनिक, संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक उत्तरों की वैचारिक गहराई को उसी गहराई से पकड़ सकता है जिस गहराई से वह अंग्रेजी उत्तर को पकड़ता है? यह असली सवाल है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी माध्यम कैंडिडेट लिखता है कि फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रेंथन्स लोकल अकाउंटेबिलिटी एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी। हिंदी माध्यम कैंडिडेट वही बात लिखता है कि वित्तीय विकेंद्रीकरण स्थानीय जवाबदेही और जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करता है। दोनों आंसर का अर्थ लगभग एक ही है, लेकिन अगर एग्जामिनर अंग्रेजी की पॉलिसी वोकैबुलरी का अधिक अभ्यस्त है तो अंग्रेजी आंसर उससे ज्यादा पॉलिश्ड, ज्यादा टेक्निकल और ज्यादा प्रशासनिक लग सकता है, जबकि हिंदी आंसर समान रूप से सही होते हुए भी सामान्य और कम प्रभावी लगेगा। इसका मतलब यह नहीं कि एग्जामिनर जानबूझकर अन्याय कर रहा है। कई बार बायसनेस कॉन्शियसली नहीं होता, अनकॉन्शियस वे में भी बायस्ड
हो सकते हैं। परीक्षक पूरी ईमानदारी से कॉपी जांच रहा हो, लेकिन उससे एकेडमिक ट्रेनिंग, रेफरेंस मटेरियल, टर्मिनोलॉजी और प्रोफेशनल कंफर्ट अंग्रेजी में ज्यादा हो सकती है। ऐसे में दिक्कत आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने लिखा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये सुनकर उसको बहुत अच्छा लगा, इंप्रेस्ड हुआ, लेकिन जैसे वो हिंदी में लिखा गया संवैधानिक नैतिकता, वो शायद उतना उसके दिमाग में प्रभाव उत्पन्न ना करे। वैसे ही किसी ने लिखा रूल ऑफ लॉ, एग्जामिनर को लगेगा कैंडिडेट बहुत मैच्योर है, लेकिन हिंदी में लिखा है विधि का शासन, वो लिखने उतना इंपैक्ट ना क्रिएट करे। सो भाषा के प्रस्तुति कारण एक बहुत बड़ा दिक्कत ये हो सकता है, कॉपी अगर सेग्रीगेट ना हो तो एग्जामिनर उतना इंप्रेस्ड ना हो सकता अगर उस भाषा में वो ट्रेंड नहीं है तो। दूसरा इशू है मल्टीपल एग्जामिनेशन मॉडरेशन का। जब एक पेपर्स के अलग क्वेश्चन अलग एग्जामिनर्स जांचते हैं तो हर एग्जामिनर का मार्किंग स्टाइल अलग हो सकता है। कोई एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट हो सकता है, कोई लिबरल हो सकता है, कोई कंटेंट को ज्यादा महत्व देता होगा, कोई प्रेजेंटेशन को ज्यादा मार्क्स देता होगा, कोई डायग्राम्स और पॉइंट्स को रिवार्ड करता होगा, तो कोई भाषा और फ्लो को। और अगर इसी सिस्टम में हिंदी और इंग्लिश आंसर मिक्स्ड रूप से जा रहे हैं, मतलब कॉपी बिना सेग्रीगेट किए हुए, तो रिस्क और बढ़ जाता है। हो सकता है एग्जामिनर को हिंदी एक्सप्रेशन अच्छी तरह समझ में आती है, लेकिन दूसरे एग्जामिनर को इंग्लिश एक्सप्रेशन ज्यादा प्रोफेशनल लगे। और अगर इस अंतर को बैलेंस करने कोई इफेक्टिव मॉडरेशन नहीं है तो मार्क्स में असमानता आ सकती है। मॉडरेशन का मतलब बहुत सरल है, अलग एग्जामिनर्स की मार्किंग टेंडेंसी को संतुलित करना, ताकि कैंडिडेट्स को केवल इसलिए नुकसान ना हो कि उसका आंसर किसी ज्यादा स्ट्रिक्ट एग्जामिनर के पास चला गया। लेकिन बाइलिंगुअल एग्जाम में केवल नॉर्मल मॉडरेशन से काम पूरा नहीं होता। यहां लैंग्वेज वाइज मॉडरेशन या कम से कम लैंग्वेज वाइज ऑडिट की जरूरत होती है। यानी सिस्टम को देखना चाहिए कि क्या एक ही क्वेश्चन में हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स को औसतन कितने मार्क्स मिल रहे हैं और इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स को औसतन कितने मार्क्स मिल रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में इंग्लिश कैंडिडेट्स का एवरेज बहुत ऊपर है और हिंदी कैंडिडेट्स का एवरेज बहुत नीचे, तो यह जरूर जांचा जाना चाहिए कि क्या हिंदी कैंडिडेट सच में कमजोर थे या इवैल्यूएशन में लैंग्वेज एप्रिसिएशन का डिफरेंस था। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कुल 38 मार्क्स का है और उस क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स को एवरेज 24 मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स को एवरेज 15 मार्क्स मिल रहे हैं। अब यह अपने आप डिस्क्रिमिनेशन तो साबित नहीं करता, लेकिन यह एक रेड फ्लैग जरूर बनता है। इसके बाद पूछा जाना चाहिए, क्या यह पैटर्न सिर्फ एक क्वेश्चन में है या कई क्वेश्चन में? क्या यह सिर्फ एक एग्जामिनर के साथ है या कई और अन्य एग्जामिनर के साथ में? क्या हिंदी आंसर्स में कंटेंट सच में कमजोर था या एग्जामिनर हिंदी टर्मिनोलॉजी और एक्सप्रेशन को कम रिवार्ड कर रहा था? अगर ऐसी कोई लैंग्वेज वाइज जांच ही नहीं हुई तो सिस्टम का पता कैसे चलेगा कि इवैल्यूएशन वास्तव में लैंग्वेज न्यूट्रल था या नहीं? और यहीं पर बीपीएससी के रूल्स ऑफ प्रोसीजर का महत्व आता है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर 1996 आयोग को परीक्षा आयोजित करने, एग्जामिनर्स, हेड एग्जामिनर्स, मॉडरेटर्स अपॉइंट करने, आंसर बुक्स की कोडिंग और सेक्रेसी मेंटेन करने, इंटरव्यू बोर्ड्स बनाने, फाइनल रिजल्ट अप्रूव करने की शक्ति देता है। इसका मतलब यह है कि आयोग के पास प्रोसेस डिजाइन करने की शक्ति है, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आयोग बाइलिंगुअल आंसर राइटिंग अलाउ करता है तो उसे यह भी बताना चाहिए कि बाइलिंगुअल इवैल्यूएशन की फेयरनेस कैसे इंश्योर की गई। केवल यह कहना काफी नहीं है कि कैंडिडेट्स हिंदी या इंग्लिश में लिख सकता है। असली सवाल यह है कि हिंदी में लिखने के बाद उसकी कॉपी को वही सीरियसनेस मिली या नहीं जो इंग्लिश आंसर को मिलती। अब निबंध के मुद्दे को समझते हैं, क्योंकि 69वीं और 70वीं के कॉन्ट्रास्ट में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू हो गया है। 69वीं बीपीएससी में यह व्यापक चर्चा है कि हिंदी मीडियम कैंडिडेट ने ऐसे पेपर में बहुत अच्छा स्कोर किया। इनफैक्ट मैंने भी कई ऐसी कॉपियां देखी जब बहुत अच्छा लिखा होता, बहुत अच्छे नंबर मिले। और निबंध में हिंदी कॉपीज हिंदी प्रोफेसर के द्वारा और इंग्लिश कॉपीज इंग्लिश प्रोफेसर के द्वारा जांची जाती हैं। और ये लॉजिक समझ में भी आता है, क्योंकि ऐसे केवल फैक्ट्स का पेपर नहीं होता, ऐसे में लैंग्वेज, विचारों की मौलिकता, फ्लो, आर्ग्यूमेंट, एग्जाम्पल्स, आपके थॉट की मैच्योरिटी, आपका एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट मायने लगता है। हिंदी में लिखे गए अच्छे निबंध को वही व्यक्ति बेहतर समझ सकता है जिसने हिंदी की वैचारिक अभिव्यक्ति, शब्द संपदा, लेखन शैली की गहरी समझ हो। इसी तरह इंग्लिश ऐसे को इंग्लिश एकेडमिक एक्सप्रेशन में ट्रेंड एग्जामिनर बेहतर जज कर सकता है। इसलिए ऐसे में लैंग्वेज स्पेसिफिक इवैल्यूएशन नेचुरल और फेयर माना जाता है। लेकिन 70वीं बीपीएससी में निबंध के लिए जो गाइडलाइन सामने रखी गई थी इवैल्यूएटर सामने, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात दिखी थी। सामान्य रूप से 60% से अधिक यानी 180 से ज्यादा मार्क्स देने से पहले
बहुत सावधानी रखी जाए, 180 से अधिक मार्क्स एक्सेप्शनल केसेस में दिए जाए और ऐसे मामलों को चीफ एग्जामिनर द्वारा विशेष रूप से जांचा जाए। अब यह गाइडलाइन अपने आप में गलत नहीं है। कोई भी आयोग हाई मार्क्स पर स्क्रूटनी रखना चाहेगा तो ये फेयरनेस के लिए सही है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट समझना भी जरूरी है। अगर एग्जामिनर को यह पता है कि 180 से ऊपर मार्क्स देने पर स्पेशल स्क्रूटनी होगी तो वह स्वाभाविक रूप से कॉशियस हो जाएगा। वह 185 190 देने के बजाय 170 175 पे जाकर रुक जाएगा। इससे हाई स्कोर जोन कंप्रेस हो जाता है। अगर 69वीं में हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स ऐसे में हाई मार्क्स लेकर मेरिट लिस्ट में ऊपर आए थे तो 70वीं में ऐसे में 180 प्लस मार्क्स देना एक्सेप्शनल बना दिया गया। तो हिंदी मीडियम का वो जो पॉसिबल ऐसे एडवांटेज था 69वीं में वो कम हो गया। यहां फिर से मैं साफ कर दूं, मेरा यह कहना नहीं है गाइडलाइन गलत थी। बात यह है कि क्या इस गाइडलाइन का मीडियम वाइज इंपैक्ट असेसमेंट किया गया, क्या देखा गया कि 69वीं में हिंदी मीडियम का ऐसे एवरेज कितना था और 70वीं में कितना हो गया, क्या 180 प्लस मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट्स का मीडियम वाइज ब्रेकअप देखा गया, क्या इंग्लिश और हिंदी मीडियम के ऐसे मार्क्स में अलग अलग कंप्रेशन हुआ। अगर ये डेटा पब्लिक नहीं है तो सवाल बनता है और ये सवाल बहुत ही जेन्युइन है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज इंटरव्यू में नॉलेज के साथ साथ पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी एंड एक्सप्रेशन को भी एसेस किया जाता है। और इस बार बहुत सारे आउटलेट एक्सपर्ट्स भी आए थे आईएम से, अदर एसीएस लेवल के, डीजी लेवल के। अगर कैंडिडेट्स इंग्लिश में बोलते हैं और बोर्ड उस लैंग्वेज में फुल्ली कंफर्टेबल है तो कैंडिडेट की बात तुरंत पॉलिसी वोकैबुलरी में रजिस्टर होती है। लेकिन अगर हिंदी मीडियम कैंडिडेट हिंदी में बहुत ही अच्छा आंसर दे रहा है और बोर्ड में बैठे कुछ मेंबर्स हिंदी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सप्रेशन को उतनी डेप्थ से अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो कैंडिडेट्स के मार्क्स प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए इंग्लिश कैंडिडेट कहता है एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स एम्पैथी विथ अकाउंटेबिलिटी। हिंदी कैंडिडेट वही कहता है प्रशासन में संवेदनशीलता और जवाबदेही दोनों जरूरी हैं। दोनों बातें लगभग एक ही हैं, लेकिन क्या बोर्ड दोनों को बराबर वेट देता है, यही सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर से आएगा एक्सपर्ट, आईएम बैकग्राउंड वाले एक्सपर्ट, सीनियर ऑफिसर या नॉन हिंदी बैकग्राउंड मेंबर्स रखना गलत है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अप्रिशिएबल बात है। ये ऐसे एक्सपर्ट ने इंटरव्यू क्वालिटी बढ़ा दी, लेकिन यदि कैंडिडेट को हिंदी में आंसर देने का अधिकार है तो बोर्ड में इतनी लैंग्वेज कंफर्ट और सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि हिंदी आंसर की एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी को सही तरह से समझा जा सके। अगर किसी बोर्ड में हिंदी में बोलने वाले कैंडिडेट्स को सिस्टमैटिकली कम मार्क्स मिलते हैं तो ये सीरियस इशू है, लेकिन इसे प्रूव करने के लिए डेटा चाहिए, बोर्ड वाइज मार्क्स चाहिए। कैंडिडेट्स की इंटरव्यू लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स के एवरेज इंटरव्यू मार्क्स, सेम रिटन मार्क्स वाले कैंडिडेट्स के इंटरव्यू स्कोर का कंपैरिजन। अब इस पूरे इशू को लॉ और कोर्ट जजमेंट के साथ जोड़कर समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिनेशन मैटर्स में बार बार कहा है कि कोर्ट्स बहुत सीमित हस्तक्षेप करेंगे और करना चाहिए। रणविजय सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट का ब्रॉड प्रिंसिपल यही है, कोर्ट्स नॉर्मली आंसर सीट्स का रीइवैल्यूएशन नहीं कराते और खुद एग्जामिनर बनकर आंसर नहीं जांचते जब तक रूल्स में रीइवैल्यूएशन की अनुमति ना हो या कोई बहुत क्लियर और एक्सेप्शनल एरर ना हो। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ यह कहे कि मुझे कम मार्क्स मिले हैं, मेरी कॉपी दोबारा चेक हो, तो कोर्ट आमतौर पर आपको कोई रिलीफ नहीं देने वाला है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर मामला इंडिविजुअल मार्क्स का नहीं है बल्कि इवैल्यूएशन सिस्टम के फेयरनेस का है तो कोर्ट प्रोसेस को देख सकता है। संजय सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्केलिंग और मॉडरेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा की और यह माना कि इवैल्यूएशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे कैंडिडेट्स को आर्बिट्ररी एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना मिले। अब सिविल सर्विसेज एग्जाम में 1-2 मार्क्स में पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट आगे पीछे हो सकती है, इसलिए एग्जामिनर वेरिएबिलिटी, स्केलिंग या मॉडरेशन की पद्धति अगर अनफेयर है तो ये केवल एकेडमिक इश्यू नहीं है बल्कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ डायरेक्ट छेड़छाड़ है। अब तेलंगाना ग्रुप 1 मेंस केस इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही रेलेवेंट है। वहां तेलुगु मीडियम कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया कि उनकी आंसर स्क्रिप्ट्स को फेयर तरीके से इवैल्यूएट नहीं किया गया। अब उनका कहना था कि एग्जाम में इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू मीडियम का ऑप्शन तो दिया गया लेकिन तेलुगु मीडियम आंसर को प्रॉपर लैंग्वेज सेंसिटिव इवैल्यूएशन नहीं मिली। अब सिंगल जज ने इस कंसर्न को बहुत सीरियस माना, इवैल्यूएशन, मॉडरेशन, ट्रांसपेरेंसी और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठाया। लेकिन बाद में डिवीजन बेंच ने वो ऑर्डर पलट दिया। डिवीजन बेंच ने कहा कि केवल सस्पिशन या कम रिप्रेजेंटेशन से पूरी रिक्रूटमेंट कैंसिल नहीं की जा सकती।
पब्लिक सर्विस कमीशन को इवैल्यूएशन मेथड डिसाइड करने की ऑटोनॉमी है और कोर्ट तभी इंटरफेयर करेगा जब क्लियर आर्बिट्ररीनेस, मैलाफाइट, रूल वायलेशन या स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया एसएलपी में, जहां मॉडरेशन डिफेक्ट्स, तेलुगु आंसर इवैल्यूएशन, थर्ड इवैल्यूएटेड, बार कोड सिस्टम और तेलुगु एक्सपर्ट्स के एब्सेंस जैसे मुद्दे उठाए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां एसएलपी को डिसमिस किया, ऑलरेडी मैटर डिवीजन में डिसाइड हो चुका है। बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका मेरिट पे डिसमिस नहीं किया था, एसएल पे डिसमिस किया था। अब तेलंगाना वाले केस में दो लेशन मिलते हैं। पहला, रीजनल लैंग्वेज मीडियम का जो हमारा इश्यू है ये इमेजिनरी नहीं, ये काल्पनिक नहीं है। अगर किसी मीडियम के कैंडिडेट अचानक बहुत कम सिलेक्ट होते हैं तो इवैल्यूएशन फेयरनेस पर सवाल उठ सकता है। दूसरा, कोर्ट में केवल कम रिप्रेजेंटेशन दिखाना काफी नहीं है, कोर्ट आपसे प्रूफ मांगेगा। कोर्ट पूछेगा कितने कैंडिडेट्स किस मीडियम में से थे, किस मीडियम का एवरेज मार्क्स कितना था, किस पेपर में गैप था, क्या इवैल्यूएटर लैंग्वेज कॉम्पिटेंट था, क्या मॉडरेशन हुआ था, क्या कोई रूल वायलेट हुआ, क्या कोई स्पेसिफिक पैटर्न है। यानी आपको भावना नहीं, इमोशन नहीं, डेटा चाहिए। इसलिए 70वीं बीपीएससी में जो अभी डिमांड होनी चाहिए वो डिमांड ये होनी चाहिए, डेटा डिस्क्लोजर और फेयरनेस ऑडिट की डिमांड होनी चाहिए। बीपीएससी से पूछा जा रहा चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कितने कैंडिडेट्स मेंस में बैठे, कितने इंटरव्यू तक गए, कितने फाइनल सेलेक्ट हुए। पेपर वाइज हिंदी और इंग्लिश मीडियम के एवरेज, मीडियन, हाईएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स क्या है। एसए में 180 प्लस मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट्स का मीडियम वाइज ब्रेकअप क्या है। जीएस पेपर में क्वेश्चन वाइज हिंदी और इंग्लिश कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस कैसा है। इंटरव्यू बोर्ड्स ने हिंदी और इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स को औसतन कितने मार्क्स दिए। क्या स्क्रिप्ट्स लैंग्वेज वाइज सेग्रीगेट की गई थी कि नहीं, यानी कॉपी जो आपकी है वो लैंग्वेज वाइज सेग्रीगेट हुई थी कि नहीं हुई थी। अगर नहीं हुई थी तो बाइलिंगुअल इवैल्यूएशन कॉम्पिटेंसी आपने कैसे इंश्योर किया, कैसे अपने मॉडरेशन इंश्योर किया, और अगर हुआ था तो लैंग्वेज वाइज इंपैक्ट चेक हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरी थ्योरी बहुत ही सरल भाषा में समझिए। 70वीं बीपीएससी में हिंदी मीडियम डिक्लाइन के पीछे 4 पॉसिबल स्ट्रक्चरल इश्यूज हो सकते हैं। पहला, इवैल्यूएशन क्वेश्चन वाइज हुआ और मिक्स्ड हिंदी इंग्लिश कॉपी एक ही एग्जामिनर के पास गई, यानी सिस्टम ने अज्यूम किया कि एग्जामिनर दोनों ही लैंग्वेज में इक्वली कॉम्पिटेंट है। दूसरा, मल्टीपल एग्जामिनर्स इन्वॉल्व रहे लेकिन लैंग्वेज वाइज मॉडरेशन या मीडियम वाइज ऑडिट का कोई क्लियर पब्लिक प्रूफ नहीं है। तीसरा, एसए पेपर में 180 प्लस मार्क्स को एक्सेप्शनल बना दिया गया, जिससे अगर 69वीं में हिंदी मीडियम को एसएस एडवांटेज मिला था तो 70वीं में वह एडवांटेज कंप्रेस हो गया। चौथा, इंटरव्यू में हिंदी एक्सप्रेशन और इंग्लिश एक्सप्रेशन को समान रूप से अप्रिशिएट किया गया है नहीं, ये डेटा का बिना स्पष्ट कहना बहुत मुश्किल है। अंत में बात बहुत सीधी है, हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हिंदी मीडियम को कोई कोटा नहीं चाहिए। हिंदी मीडियम को इतना चाहिए कि उनकी कॉपी को उसी सीरियसनेस से पढ़ा जाए जिस सीरियसनेस से इंग्लिश मीडियम की कॉपी पढ़ी जाती है। लैंग्वेज कैंडिडेट की कमजोरी नहीं हो सकती, लैंग्वेज केवल एक्सप्रेशन का माध्यम है, मेरिट का सब्स्टिट्यूट नहीं। अगर बीपीएससी कैंडिडेट्स को हिंदी में लिखने का अधिकार देता है तो बीपीएससी की जिम्मेदारी है कि हिंदी में लिखे गए आंसर्स की इवैल्यूएशन भी लैंग्वेज न्यूट्रल और फेयर हो। 70वीं बीपीएससी में हिंदी मीडियम की कथित गिरावट कोइंसिडेंस भी हो सकती है, लेकिन यह इवैल्यूएशन डिजाइन, नो लैंग्वेज सेग्रीगेशन, नो लैंग्वेज वाइज मॉडरेशन, एसए मार्क्स कॉम्प्रेशन और इंटरव्यू लैंग्वेज कंफर्ट जैसे फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट भी हो सकता है। इसलिए मांग हमारी बहुत साफ होनी चाहिए, डेटा दीजिए, प्रोसेस बताइए, लैंग्वेज न्यूट्रलिटी साबित कीजिए, क्योंकि असली परीक्षा सिर्फ कैंडिडेट्स की नहीं है, असली परीक्षा बीपीएससी की भी है कि उनकी इवैल्यूएशन सिस्टम हिंदी और इंग्लिश दोनों को बराबरी से सुन सकती है या नहीं। धन्यवाद।